हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को लेखा शास्त्र के अध्याय 10 के 10.10 मतलब 10.10 स्थायी किस्त पद्धति या सीधी रेखा पद्धति को पढ़ाने वाला हूं। तो चलो देखते हैं ये क्या होता है। तो देखो, इसका जो अर्थ होता है स्थायी किस्त पद्धति या सीधी रेखा पद्धति का अर्थ होता है स्थायी पद्धति से आशय मूल्यह्रास अपलिखित करने की ऐसी पद्धति है जिसमें किसी संपत्ति के जीवन काल में प्रत्येक वर्ष एक स्थायी राशि की ह्रास के रूप में अपलिखित की जाती है। प्रतिवर्ष ह्रास की राशि समान होने के कारण इस पद्धति को स्थायी किस्त पद्धति कहा जाता है। ये जो स्थायी किस्त पद्धति है ना, इसमें हर वर्ष एक बराबर बराबर राशि कटते रहते हैं। जैसे आप किस्त पटाते हो ना, वैसे ही है ना। तो ये भी वैसा ही है, जैसे आप किस्त पटा रहे 500 रुपये महीने का किस्त पटा रहे हो और सालाना आपको कितना पड़ा है, 6,000 रुपये पड़ रहा है। तो हर साल क्या होगा, 6,000 रुपया हर साल कटते रहेगा। ठीक है, इसी को स्थायी किस्त पद्धति या सीधी रेखा पद्धति कहते हैं। समझ में आ गया? थोड़ा सा मैंने इसे पढ़ के बता दिया और थोड़ा सा मैंने आपको उदाहरण के थ्रू भी समझा दिया। ठीक है, चलो आगे देखो। अब यहाँ पे स्थायी किस्त पद्धति रेखा द्वारा प्रदर्शित कह रहे हैं ना, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास की राशि प्रति वर्ष समान होता है। देखो, अभी जो मैंने आपको उदाहरण बताया सेम टू सेम है। इसे यदि एक रेखा के माध्यम से बताया जाता है तो प्राप्त होने वाली रेखा एकदम सीधी होगी, इसलिए इस पद्धति को सीधी रेखा पद्धति भी कहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे सीधी रेखा पद्धति, ठीक है। देखो, सीधी रेखा पद्धति, यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है ये क्या है, वर्ष है। एक वर्ष, देखो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, और ए से बी तक इसे आना है। मतलब ए से बी, और ये ए बी जो है ये जो है वर्ष की रेखा को दर्शा रहा है। और यहाँ पे देखो, ए से लेके ऊपर जो ये सी रेखा है, ठीक है, ये किसको दर्शा रहा है, ह्रास की राशि है ना, जो कम हो रहा है राशि उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो देखो, 2500, 5000, 7500, 10,000 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रेखा देखो, ये सी से डी की ओर जा रहा है। ठीक है, सी से डी, या फिर ये कह सकते हो, चलो सी से डी कहते हैं। सी से डी वाला जो रेखा है, ये हर वर्ष ये जो 10,000 रुपया है, देखो पहले वर्ष में 10,000 रुपये की घाटा हुआ है ना, दूसरे वर्ष में भी 10,000 का घाटा, तीसरे में भी 10,000 का, और चौथे में 10,000 का। तो ग्राफ रेखा जो बनेगा वो सब में एक बराबर बनेगा कि नहीं, क्योंकि राशि तो 10,000 है। तो 10,000 रुपये का ही क्या हो रहा है, कमी होते जा रहा है। तो ग्राफ रेखा क्या होगा, एक सीधा रेखा बनेगा। इसी को हम सीधी रेखा पद्धति कहते हैं। समझ में आ गया सीधी रेखा पद्धति? चलो आगे देखो। इसके बाद देखो, यहाँ पे स्थायी किस्त पद्धति की विशेषताएं दिया हुआ है ना। स्थायी किस्त पद्धति, जो स्थायी किस्त पद्धति और सीधी रेखा पद्धति दोनों एक ही है। तो स्थायी किस्त पद्धति की विशेषताएं, पहला है, इस पद्धति के अनुसार ह्रास की राशि प्रतिवर्ष एक समान रहती है। ठीक है, एक समान क्या होगा, रहेगा ही रहेगा। दूसरा, इस पद्धति के अनुसार संपत्ति के मूल्य को शून्य तक अपलिखित किया जा सकता है। तीसरा है, इस पद्धति के अनुसार ह्रास की गणना बार बार नहीं करनी पड़ती है। चौथा है, यह पद्धति कम मूल्य व कम जीवन अवधि वाली संपत्तियों के लिए उपयोगी है। इसके बाद देखो, मूल्यह्रास की गणना। ठीक है, मूल्यह्रास की गणना पहला है सूत्र द्वारा। ठीक है, सूत्र द्वारा, तो सूत्र द्वारा करके देखते हैं। देखो, जब संपत्ति की लागत, संपत्ति का जीवन काल तथा संपत्ति का अवशेष मूल्य ज्ञात हो तो संपत्ति पर वार्षिक ह्रास की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जाती है। सूत्र है वार्षिक ह्रास, है ना। वार्षिक ह्रास मतलब इसके बराबर क्या है, वार्षिक ह्रास बराबर है संपत्ति के लागत मूल्य, मतलब संपत्ति को बनाने में कितना खर्च आता है वही लागत मूल्य होता है। फिर अवशिष्ट मूल्य को घटाया जाता है। ठीक है, अवशिष्ट मूल्य को घटाना है, घटाने के बाद संपत्ति का जीवन काल कितने वर्ष के, जैसे गाड़ी है, गाड़ी का कितना होता है, 16 साल, है ना। तो 16 साल वो जीवन काल कहलाता है, तो जीवन काल कर देना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से वार्षिक ह्रास निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पे संपत्ति का लागत मूल्य, संपत्ति का क्रय, ढुलाई, स्थापना, सब चीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाता है ना, लागत मूल्य। मैंने इसे पहले ही आप लोगों को बताया है। ठीक है, ये मत समझना कि ये संपत्ति के लागत मूल्य में सबको नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ तक के जो परिवहन है उसको भी जोड़ा जाता है, मजदूर का खर्चा भी जोड़ा जाता है, मशीन के द्वारा जो ऑयल और जो भी पीता है ना वो भी जुड़ता है। मतलब सब चीज़ को इंक्लूड करने के बाद वो लागत मूल्य बनता है।
तो संपत्ति का लागत मूल्य समझ में आ गया। इसमें अवशिष्ट मूल्य को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अवशिष्ट मूल्य को घटा देना है, फिर अपान संपत्ति का जीवन काल, ठीक है, कर देना है, मतलब भाग देना है उससे कितने वर्ष है। चलो इससे एक उदाहरण देख लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखो उदाहरण जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक मशीन का क्रय मूल्य दिया है 15,000 रुपया, ठीक है, और स्थापना व्यय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3,000 रुपया। इसे इस प्रकार से समझो कि मैं एक बाइक खरीद रहा हूँ, ठीक है, बाइक को खरीदने पर बाइक का प्राइस बताता है 15,000 रुपये, ठीक है, एक सिंपल ऐसे ही देखते हैं 15,000 रुपया, ठीक है, चाहे आप सेकेंड हैंड खरीदो 15,000 रुपया, लेकिन उसमें कुछ खर्चा भी आ रहा है, तो खर्चा कितने का, 3,000, तो ये 3,000 का है खर्चा में ले लो, ठीक है, 3,000 रुपया क्या हो गया, खर्चा आ रहा है उसको बनवाने में, तभी वो गाड़ी क्या होगा, थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। तो 15,000 में मैंने सेकेंड हैंड बाइक खरीदा और बनाने में 3,000, ठीक है, खर्चा आएगा उसमें। अब इसका अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष है और अवशिष्ट मूल्य 2,000 रुपये है, तो मशीन पर वार्षिक ह्रास की राशि होगी। तो देखो संपत्ति कितना है, जो क्रय मूल्य है वो संपत्ति के अंदर ही आते हैं, देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो है ना, तो क्रय मूल्य को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो संपत्ति के अंदर आता है 15,000। अब ये जो 15,000 के बाद 3,000 रुपये बनाने में खर्चा है, उनको भी तो इनके साथ जोड़ेंगे ना, क्योंकि गाड़ी खरीदते समय 3,000 रुपया भी दे रहे हैं, क्योंकि गाड़ी को बना के तो 15,000 में खरीदा, बना के देना है तो 3,000 रुपये लगेगा, तो 18,000 रुपया होगा। फिर 2,000 रुपये को क्या करना है, घटाना है, क्योंकि ये अवशिष्ट मूल्य है तो इसको घटा देना, ठीक। अब जीवन काल कितना है, 10 है, तो 10 से भाग दे दो, तो ये 18,000, 2,000 घटाओगे तो 16,000 हो जाएगा, 16,000 को 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1,600 आ जाएगा, ठीक है। तो 1,600 रुपया हर साल क्या होगा, घटते जाएगा। जब आप 5 साल बाद बेचोगे इसे तो इसका मूल्य क्या होगा, प्रति माह 1,600 रुपये के हिसाब से 5 साल के लिए आपको क्या करना है, कटौती कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखो दूसरा, प्रतिशत दर के आधार पर, देखो इस बार क्या है, प्रतिशत दर के आधार पर, देखो सूत्र वही रहेगा है ना, वार्षिक ह्रास सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इस बार क्या होगा, दर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे जोड़ना है, तो देखो डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ के बताऊंगा तो भी नहीं, ठीक है, डायरेक्ट देखो इसे वार्षिक ह्रास लिखा हुआ है, संपत्ति यहाँ पे आ गया, गुणित क्या करना है, वार्षिक ह्रास को गुणा कर देना है। इसे दो प्रकार से लिखा जाता है वार्षिक ह्रास को, एक तो हो गया संपत्ति गुणित ह्रास किया जाता है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अवशिष्ट मूल्य दिया रहता है, जैसे उदाहरण के प्रश्नों को देखेंगे तो अवशिष्ट मूल्य दिया रहता है, तो क्या करेंगे, संपत्ति की लागत मूल्य के साथ घटाएंगे, किसको घटाएंगे, अवशिष्ट मूल्य को घटाएंगे और उसी के साथ गुणा करेंगे ह्रास की दर को, जैसे कि नीचे में दिया हुआ, देखो नीचे में दिया हुआ है संपत्ति है ना, अगर ये मान दिया है, इसका पैसा दिया है तभी हमें ये लगाना है, नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाला ही ये जो फार्मूला है इसका उपयोग करना, अगर दिया है अवशिष्ट मूल्य किसी में तो आपको क्या करना है, नीचे वाले सूत्र का उपयोग करना है, ठीक है, ये वाले सूत्र का आपको क्या करना है, उपयोग करना है, समझ में आ गया। और भाग किससे करना है, 100 से, यहाँ पे जीवन काल नहीं है, यहाँ पे प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा भाग 100 से किया जाता है, ठीक है। देखो अब ये उदाहरण आपको और अच्छे से समझाएगा। देखो एक मशीन 50,000 रुपये में क्रय की गई है ना, क्रय मतलब संपत्ति के संबंधित है ये, और ह्रास की दर कितना है, 10% वार्षिक है। क्या यहाँ पे अवशिष्ट मूल्य लिखा है, नहीं लिखा है, तो आपको क्या करना है, शुरू वाला लगा देना है, संपत्ति की लागत मूल्य गुणित क्या करना है, ह्रास की दर 100 से भाग देना है, तो 50 गुणित, देख सकते हो 50 मतलब 50,000 है, 50,000 गुणित 10, तो 2 शून्य यहाँ से काट देते हैं, एक शून्य ऊपर का, एक शून्य ऊपर का, तो कितना बचा, 5,000, तो 5,000 रुपया वार्षिक ह्रास आया, ठीक है। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला उदाहरण देखो, इसमें मशीन का क्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पे अवशिष्ट मूल्य दिया है और 10 वार्षिक भी दिया है, तब आपको क्या करना है, दूसरे सूत्र का उपयोग करना है, संपत्ति के लागत मूल्य 40,000 रुपया, घटाना है किसको, अवशिष्ट मूल्य के साथ गुणा करना है 10% का, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो। तो ये हो गया 10 गुणित 5 कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 40,000 है ना, कितना हो गया 40,000। और हाँ यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखा है ना, यहाँ पे ये कोष्टक के अंदर रहेगा, याद रखना, किसके अंदर रहेगा, कोष्टक के अंदर रहेगा, ये कोष्टक के अंदर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो सूत्र है ये गलत है, यहाँ पे जो सूत्र है ये गलत दिया हो तो आपको क्या करना है, सही कर लेना है, ये कोष्टक के अंदर रहेगा। तो इस तरीके से कोष्टक के अंदर संपत्ति की लागत मूल्य और अवशिष्ट मूल्य, अब घटाओगे कितना आएगा, 40 में 5 घटाओगे 35,000 और गुणा क्या है 10,000 है ना, तो 10,000 को 10,000 नहीं 10 को गुणा कर दो, ठीक है, तो 10 को गुणा करेंगे तो देखो 35,000 में 10 का गुणा कर दो, तो नीचे में भाग है तो एक शून्य और ये यहाँ से एक शून्य, तो देखो नीचे एक दोनों शून्य इतना, तो 3,500 रुपया
क्या आ रहा है, वार्षिक ह्रास आ रहा है। समझ में आ गया। वार्षिक ह्रास कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, सूत्र गलत है, सूत्र को अच्छे से देखना। ठीक है, मैंने जो बताया वैसे ही सूत्र बनेगा। इसके बाद देखो स्थायी किस्त पद्धति के गुण। कौन कौन से गुण है भाई? तो देखो, पहला है उपयुक्तता। यह प्रणाली कम लागत वाली संपत्तियों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है तथा बड़ी मशीन या संपत्तियों पर भी प्रारंभिक वर्षों में इसी विधि से ह्रास की गणना लाभप्रद होती है। साधारणतः यह प्रणाली खनिज, पट्टे आदि संपत्ति के लिए अधिक लाभप्रद मानी जाती है। दूसरा, सरलता। देखो, सरलता में आपको क्या लिखना है या सरलता में क्या दिया है देखते हैं हम ना। तो सीधी गणना प्रणाली अर्थात स्थिर प्रभाव पद्धति से औच्छल्य की गणना करना अत्यंत सरल होता है और एक बार गणना करने के बाद प्रत्येक वर्ष इसकी गणना नहीं करनी पड़ती, इसलिए यह पद्धति अत्यंत सरल मानी जाती है। तीसरा, पूर्ण मूल्य तक गणना। स्थिर ह्रास पद्धति के अंतर्गत संपत्ति में मूल्य के शून्य होने तक की गणना की जाती है। इससे व्यापारी को यह लाभ होता है कि वह संपत्ति के पूर्ण मूल्य की ह्रास द्वारा व्यवस्था कर लेता है। इसके बाद चौथा देखो, चौथा है लाभ हानि पर उचित प्रभाव। इस प्रणाली में ह्रास की रकम एक समान होती है। संयंत्र या संपत्ति में प्रारंभिक वर्षों में घिसावट कम व अंतिम वर्षों में अधिक होती है, लेकिन इस पद्धति से प्रत्येक वर्ष समान ह्रास की व्यवस्था करने पर लाभ हानि खाते पर समान प्रभाव पड़ता है। पांचवा, चिट्ठे से आसान गणना। चिट्ठे से आसान गणना देखो, तो इस प्रणाली से औच्छल्य की व्यवस्था करने पर त्रुटि की संभावना कम हो जाती है। उसके बाद है ह्रास की गणना छूट जाने पर चिट्ठे की सहायता से ह्रास की गणना आसानी से की जा सकती है। इसके बाद देखो स्थायी किस्त पद्धति के दोष। ठीक है, इस बार दोष देखेंगे, इससे पहले गुण देख रहे थे, अब दोष देखने वाले हैं। तो 5 जो है वो दोष दिया हुआ, 4 दोष दिया हुआ है। एक है प्रतिवर्ष एक समान ह्रास, है ना। तो चलो पहले इसी को देखते हैं। प्रतिवर्ष एक समान ह्रास। इस पद्धति में ह्रास की रकम प्रत्येक वर्ष एक समान होती है, यह उचित नहीं है क्योंकि जब मशीन पुरानी हो जाती है उस समय उसमें घिसावट या ह्रास अधिक होता है, जबकि प्रारंभिक वर्षों में बिल्कुल कम। दूसरा, व्यावहारिकता का अभाव। सामान्यतः अधिकांश व्यापारी इस अवधि का उपयोग बहुत कम ही करते हैं क्योंकि इस प्रणाली में व्यावहारिकता कम पाई जाती है। तीसरा है वर्ष के मध्य में खरीदी गई संपत्ति पर पुनः गणना। जब वर्तमान संपत्ति में कुछ नई संपत्ति जोड़ दी जाती है तब ह्रास की गणना प्रारंभ से पुनः करनी पड़ती है। इस प्रकार जब जब नवीनीकरण होगा तब तक ह्रास की नई गणना करनी पड़ती है। इसके बाद देखो चौथा, विनियोग पर वृद्धि का आयोजन नहीं। विनियोगों पर वृद्धि का समावेश प्रत्येक गणना प्रणाली का आवश्यक गुण माना जाता है। स्थिर प्रभाग प्रणाली में इसका कोई प्रावधान नहीं होता है, अतः यह पद्धति अधिक लाभप्रद नहीं होती है। इसके बाद देखो स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास निकालने की विधि यहाँ पे बताया है ना। तो देखो प्रतिशत के आधार पर कैसे निकालना है। तो ह्रास की राशि देखो, संपत्ति की मूल लागत, ठीक है, गुणित प्रतिशत दर करना है और भाग किससे दे देना है, 100 से भाग दे देना है। सूत्र विधि देखो, पहला है सूत्र विधि में जब स्थापना व्यय दिया हो तो ह्रास कैसे निकालते हैं, संपत्ति की मूल लागत प्लस स्थापना व्यय को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जोड़ दिया जाता है और जो अवशेष है उसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। फिर संपत्ति के जो अनुमानित जीवन काल है जैसे कि 15 साल, 20 साल, 10 साल है ना, इनसे क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा, तब क्या निकलेगा, ह्रास निकल जाएगा। इसके बाद देखो दूसरा, जब स्थापना व्यय नहीं दिया हो तब ह्रास की राशि कैसे निकालना है, स्थापना व्यय को इसको हटा दो, ठीक है, तब कैसे निकालना है, तो भाई इसको बस हटाओगे तो ज़्यादा कुछ तो चेंज नहीं होगा, सीधा आ जाएगा संपत्ति के मूल लागत। देखो इसको हटा देने पर क्या दिखाई दे रहा है, संपत्ति के मूल लागत, फिर संपत्ति का अवशेष को घटा देना है और यहाँ पे नीचे क्या, संपत्ति का अनुमानित जीवन काल दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद देखो अगला है संपत्ति के विक्रय से होने वाली लाभ या हानि की गणना।
जब मशीन को बेचा जाता है तब इस पर होने वाली लाभ या हानि की गणना की जाती है। यदि मशीन के विक्रय से लाभ होता है तो इसे मशीन खाते के डीआर पक्ष में लिखा जाता है। यह हानि होता है लिखा जाता है। यदि हानि होता है तो इसे मशीन खाते के सीआर पक्ष में लिखा जाता है। लाभ हानि की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। मशीन का पुस्तकीय मूल्य को घटाया किससे जाएगा? मशीन का विक्रय मूल्य प्लस मशीन के ह्रास को घटा दिया जाएगा इसके साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो बचा टॉपिक है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।